नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 16 सितंबर 2021, शाम के 8 बज रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। टोटल क्रिप्टो करेंसीज अब सिर्फ 83 अगर ऐड होती हैं, 83 अगर ऐड होती है तो 12,000 हो जाएंगी। अभी फिलहाल है 11,917। एक्सचेंजेस है 409। टोटल मार्केट कैप पहुंच गया है $2.154 ट्रिलियन। 107.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटों का। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.4% और इथेरियम का है 19.4%। तो इथेरियम का थोड़ा सा ग्रो कर गया है, बिटकॉइन का बहुत ही थोड़ा सा ग्रो हुआ है, ज्यादा नहीं। टोटल मार्केट कैप चेक करेंगे तो 2.15 ट्रिलियन डॉलर से और 0.19% से मार्केट नीचे आ गया है कल के हिसाब से। टॉप 10 चेक करते हैं। पहले नंबर पे बिटकॉइन है $47,602 में 0.41% का लॉस हुआ है 24 घंटों के हिसाब से। 1.22% की ग्रोथ हुई है 24 घंटों के हिसाब से। इथेरियम सेकंड रैंक पे है $3576 में 4% का ग्रोथ हुआ है 24 घंटों में और 1.11% का ग्रोथ हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। कार्डेनो तीसरे नंबर पे है $2.43 में मिल रहा है अभी फिलहाल। 3.27% की लॉस हुआ है 24 घंटों के हिसाब से। 6.32% का लॉस हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। बीएनबी मतलब बाइनेंस कॉइन चौथे नंबर पे है $424 में मिल रहा है। 2.28% का लॉस हुआ है 24 घंटों के हिसाब से। 1.38% का ग्रोथ हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। टेदर जो कि है एक स्टेबल कॉइन है, 5वें नंबर पे $1 पे ही रहेगा। रिपल छठे नंबर पे $1.10 में मिल रहा है। 0.32% का लॉस हुआ है 24 घंटों में और 1.7% का लॉस हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। सोलाना 7वें नंबर पे आ गई है। $155.81, 1.5% का लॉस हुआ है 24 घंटों में और 21.55% का लॉस हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। अभी यहाँ पे एक नया अपसेट हुआ है कि डोज कॉइन को ओवरटेक करके पोल्का डॉट ऊपर आ गया है 8वें नंबर पे। डोज कॉइन चला गया है 9वें नंबर पे। पोल्का डॉट 8वें नंबर पे $34.92 में मिल रहा है। 3.22% का लॉस हुआ है 24 घंटों में और 17.41% का प्रॉफिट हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। डोज कॉइन 9वें नंबर पे 23.92 सेंट में मिल रहा है या फिर $0.2392 में। 1.36% का लॉस हुआ है 24 घंटों के हिसाब से। 6.79% का लॉस हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। 10वें नंबर पे यूएसडीसी एक स्टेबल कॉइन है, $1 में मिल रहा है। तो हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं। हम बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की यहाँ की खबरें चेक करने के लिए। पहली खबर, AMC एड्स ईथर एंड लाइटकॉइन टू ईयर एंड क्रिप्टो एडॉप्शन प्लान्स। तो AMC जो एक सिनेमा कंपनी है, वो अब तक अभी उन्होंने रिसेंटली एक्सेप्ट करना शुरू किया था बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड। अभी वो ऐड कर रहे हैं इथेरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश को। तो इसका फायदा क्या होगा कि नॉर्मल यूजर जो है वो मूवी देखने के लिए, मूवी टिकट्स के लिए लाइटकॉइन, इथेरियम और बिटकॉइन कैश, और ऑलरेडी बिटकॉइन तो है, ये सारे पेमेंट मेथड्स यूज करके पेमेंट कर पाएंगे। इन शॉर्ट, क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ेगा अमेरिका में और अच्छे लेवल पे बाइंग सेलिंग चलेगा। अगली न्यूज को देखते हैं। EU regulator sees crypto as a sign of increased risk taking in current climate। तो अभी एस्मा का नया रिपोर्ट आया है, उनका कहना है कि लोग ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है क्योंकि वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो इसका स्ट्रेट अवे मैं ये देता हूँ कि अगर हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कि 1 लाख रुपए समझो हमने बैंक में रख दिया, तो अगले साल हमें 1,05,000, 1,02,000, 1,07,000 कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। लेकिन यूरोपियन यूनियन में मैक्सिमम देशों में निगेटिव इंटरेस्ट रेट है। तो आप समझो कि 1 लाख यूरो रख रहे हो इस साल, तो अगले साल आपको शायद से 99,000 यूरो मिलेंगे। तो आपको पैसा लग रहा है पैसा संभाल के रखने के लिए, ये यहाँ पे कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे निगेटिव इंटरेस्ट रेट हो या फिर बहुत लो इंटरेस्ट रेट, तो लोग हमेशा रिस्क लेके कहीं ना कहीं जाके ज्यादा परसेंटेज मुझे कहाँ से मिल सकता है प्रॉफिट में, वही ढूंढेंगे। और वही यूरोप में हो रहा है, वही यूएस में भी होगा, वही कनाडा में होगा, वही हर जगह पे होगा। धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन वही होने वाला है। Does Evergrande's $300 billion debt crisis pose systemic risk to crypto industry? तो एवरग्रांडे करके एक हांगकांग बेस्ड बॉन्ड इशूइंग कंपनी है जिनका $300 बिलियन का डेट का क्राइसिस हो गया है। अभी उनके शेयर मार्केट में जो प्राइसेस थे वो 1/3 हो गए हैं एटलीस्ट। और उनके बॉन्ड जिन के पास थे उनको भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उनके भी स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टेंशन लोगों को लग रहा है कि जैसे टेदर और सर्कल, ये जो यूएसडीसी और यूएसडीटी, ये जो कंपनीज है, तो ये क्या करते हैं कि डॉलर भी रखते हैं और डॉलर के इक्विवेलेंट लेवल पे जो भी बॉन्ड्स अच्छे लेवल पे ट्रीट किए जाते हैं उनको भी रखते हैं। तो अगर एवरग्रांडे के बॉन्ड्स स्टेबल कॉइन कंपनीज के पास बड़े पैमाने पे होंगे तो ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में उसका झटका लगेगा ही लगेगा।
लेकिन ऑलरेडी टेदर ने इशू कर दिया है पब्लिकली नोटिस कि हमारे पास ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं है, कोई रिस्क नहीं है हमें, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। BTC holds $48,000 as Evergrande forms Lehman Brothers moment for China। तो 2008 में जैसे लेमन ब्रदर्स क्रैश हुआ था, टोटली बैंकरप्ट हो गया था, वैसे ही एवरग्रांडे होगा क्या, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन ये चाइना में है, लेमन ब्रदर्स यूएस में हुआ था। और ये सारे लफड़ों के बीच बिटकॉइन $48,000 के आसपास खेल रहा है। अभी फिलहाल 47,500 600 के आसपास है। सपोर्ट जो है वो $46,000 में है और रेजिस्टेंस जो है वो $50,000 के आसपास है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। $50,000 अगर जाता है जल्दी ही तो देखने लायक चीज होगी, अगर उसके आगे निकल जाए। अगली खबर है, टॉप ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से दे आरंट थ्रेटन्ड बाय द बिगर प्लेयर्स। और ये एटीट्यूड मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोकल प्लेयर्स जो है ना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में, उनको डर नहीं लगना चाहिए एक्चुअली कि बाहर से प्लेयर आके बड़ा काम करेंगे यहाँ पे और हमारे पास कोई बचेगा नहीं कस्टमर वगैरह। ये नॉर्मली नहीं ज्यादा पैमाने पे होगा, क्योंकि फाइनली क्या है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो बाहर से काम कर रहे हैं, कहीं सेचल्स से, कोई कहीं और किसी दूसरे आइलैंड से, यहाँ वहां से, जो भी टैक्स हेवन से वहां पे रजिस्ट्रेशन करके वहां से इंटरनेशनल लाइसेंस निकाल के वहां से काम कर रहे हैं। तो फाइनली जब भी रुपीज में खेलने का बात आएगा भारत में बैठ के, या फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में खेलने का बात आएगी, तब जाके ये बड़े प्लेयर्स पीछे हट जाएंगे, या फिर उनको उतना एडवांटेज नहीं होगा जितना ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में होगा या फिर ओरिजिनल इंडियन प्लेयर्स में होगा। तो अभी भी अगर आपको फटाक से बिटकॉइन बेच के अगर रुपीज चाहिए, तो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाओगे या फिर भारत वाले एक्सचेंज में खेलोगे, राइट। तो इंडियन एक्सचेंज में अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको तुरंत आपके अकाउंट में पैसे मिल सकते हैं। और वही अगर आप बाहर के प्लेयर्स में खेलोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको शायद से पीयर टू पीयर में जाके करना पड़ेगा, या फिर आपको कितने एक्सचेंजेस अभी फिलहाल रुपीज ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं, ये रियली डाउटफुल है। और अगर आपको परचेस करना है फिर तो बहुत ही टफ है, क्योंकि आपको रुपीज प्रोसेसिंग जो है वो एक तो आपको कार्ड के थ्रू करना पड़ेगा, कार्ड एक्सेप्ट करने वाले एक्सचेंजेस काफी कम है। और आप कोशिश करके देखिए एक्चुअली भारतीय एक्सचेंज में से काम बाय करने की, और बाद में एक इंटरनेशनल एक्सचेंज से रुपीज देख के बाय करने की। तो ये अच्छा एटीट्यूड है और ऐसा ही रहना चाहिए। अगली न्यूज को देखते हैं। Crypto.com साइंस $15 मिलियन ई स्पोर्ट्स पार्टनरशिप विद फैनाटिक। तो फैनाटिक जो कंपनी है ई स्पोर्ट्स में काम करती है, बड़े पैमाने पे काम करती है, उनका टाइप हुआ है Crypto.com से, और Crypto.com अभी एंट्री मार रहे हैं ई स्पोर्ट्स में। तो ये एक अच्छी न्यूज है। धीरे धीरे क्या होगा कि क्रिप्टो करेंसीज और ई स्पोर्ट्स या फिर मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज और ई स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी, प्लस डीफाई भी आ जाएगा, तो प्ले टू अर्न भी उसके साथ में अटैच हो जाएगा। ये एक अच्छी न्यूज है। अगली न्यूज देखते हैं। हेडेरा गवर्निंग काउंसिल अप्रूव्स $5 बिलियन इन HBR टोकन्स टू बूस्ट नेटवर्क एडॉप्शन। तो अभी नेटवर्क एडॉप्शन मतलब क्या हो गया कि जैसे ब्लॉकचेन में अभी लोगों को बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, लाइटकॉइन ब्लॉकचेन है, इथेरियम ब्लॉकचेन है, तो इनके कोई ऐसे अलग से प्लान्स या फिर अलग से बजट नहीं है नॉर्मली, जितना मुझे पता है, कि वो उतना खर्चा करके प्रमोट करेंगे अपना नेटवर्क, अपना वॉलेट, अपना नोड स्ट्रक्चर, तो वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हेडरा हैशग्राफ जो है ये अभी $5 बिलियन के HBR टोकन इशू करके, या फिर जो ऑलरेडी इशूड होंगे शायद से, वो खर्चा करके, मतलब वो सेल करके धीरे धीरे नेटवर्क अडॉप्शन बूस्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि उनका ब्लॉकचेन नहीं है, उनका हैश ग्राफ जो है वो प्रमोट करेंगे धीरे धीरे। अब इनकी 23 कंपनियां हैं, 23 कंपनियों ने मिलके ये वोटिंग करके अभी ये 10.7 बिलियन टोकन्स अब ये इशू करके स्ट्रेट रादर मार्क करके रखा है कि ये स्ट्रेट अवे हम लोग प्रमोशंस के लिए यूज करेंगे। अभी इतना बड़ा प्रमोशन के बजट का जरूरत क्यों पड़ता है एक आध ब्लॉकचेन को, ये मुझे सीरियसली नहीं पता। रियली डाउट दैट। पहले भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होके गए कि जिनका ICOs $1 बिलियन, $2 बिलियन हुआ। अभी मुझे आई एम रियली डाउटफुल कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या ये लोग क्या 1-2 लाख डेवलपर बिठा देंगे? नहीं, राइट। उनके डेवलपर की टीम उतनी होगी, 100-200 लोग होंगे। अब 100-200 लोगों के लिए $1 बिलियन क्या करना है, राइट। या फिर अभी अगर आपका टेक्नोलॉजी सीरियसली अच्छा है तो आपको $5 बिलियन की क्या जरूरत है प्रमोट करने की? आप छोटे मोटे बजट में भी आप काम चला सकते हैं। आपको दुनिया का पहला या फिर ये बनने के लिए पूरा खर्चा करके कोई जरूरत नहीं है ना। बिटकॉइन फर्स्ट रैंक पे आ गया तो बिटकॉइन का कहाँ मार्केटिंग बजट था? 0 बजट था, राइट। लाइटकॉइन कहाँ बड़ा हो गया है? कैसे बड़ा हो गया? लाइटकॉइन का कोई बजट नहीं है मार्केटिंग का। तो ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे सीरियसली स्टुपिडिटी लगती है ये। इसीलिए मैं ये टाइप के प्रोजेक्ट से दूर रहता हूँ। अभी आपका मत अलग हो सकता है, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे मार्केटिंग करने की या फिर प्रमोशन करने की जरूरत है ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो करेंसी वाले प्रोजेक्ट्स को।
माइनिंग रिग मेकर कनान स्टॉक फेल 11% डिस्पाइट रिकॉर्ड Q2 प्रॉफिट्स। तो लास्ट ईयर के हिसाब, ये कनान नाम का एक माइनिंग रिग बनाने वाली कंपनी है, मतलब ASIC माइनर्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इनके Q2 के प्रॉफिट्स एक्चुअली 126% से बढ़े हुए हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, लेकिन इनका स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस है वो 11% से गिर गया है। तो इसके पीछे क्या हो सकता है कि कोई दूसरा कंपटीटर जो होगा वो कोशिश कर रहा होगा मार्केट को हिलाने की, या फिर ये भी हो सकता है कि कनान का प्राइस अच्छा खासा बढ़ गया होगा, बहुत ऊपर तक गया होगा, तो लोगों ने सोचा अरे हमने यहाँ पे लिया था, अभी प्राइस यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते, तो प्रॉफिट बुक करने की वजह से भी नीचे आ गया होगा। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। माइनिंग में एक्चुअली लफड़ा, ये मेन इशू ये चल रहा है कि चिप्स का शॉर्टेज है पूरे दुनिया में। अभी ये इतना ज्यादा शॉर्टेज हो गया है चिप्स का कि प्राइजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं शायद से। ऊपर से कुछ कार कंपनियां हैं बहुत सारी की जो अभी मैन्युफैक्चरिंग 30, 40, 50% से कम कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास चिप्स नहीं है कार में डालने की। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल हो रही है। मोबाइल फोन में भी इश्यूज आएंगे, धीरे धीरे सारी जगह पे इश्यूज आएंगे, और बाद में वो जब आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही सारा मार्केट नॉर्मल पे आएगा। तो ये इसका भी रीजन इसके पीछे ये हो सकता है कि इन्होंने ऑर्डर्स लिए होंगे एक्स और पूरे कर नहीं पाए होंगे उतने, पूरे ऑर्डर थोड़ा सा कम पड़ गया होगा ऑर्डर्स, तो प्रॉफिट आ गया है अच्छा खासा, लेकिन फिर भी ऑर्डर पूरे नहीं कर पाए, तो लोगों ने शायद से स्टॉक बेचे होंगे। देखते हैं आगे जाके क्या होता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। इंटरऑपरेबिलिटी स्टार्टअप लेयर 0 कम्स आउट ऑफ स्टेल्थ विथ $6 मिलियन इन फंडिंग। तो $6 मिलियन का फंडिंग लेके एक स्टेल्थ मोड में जो काम करने वाला स्टार्टअप था, उनका नाम था लेयर 0, वो अभी बाहर आ गए हैं। इंटरऑपरेबिलिटी स्टार्टअप मतलब क्या कि एक्स ब्लॉकचेन वाई ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, या फिर एक्स टोकन आप एक्स ब्लॉकचेन के थ्रू डायरेक्टली वाई ब्लॉकचेन पे नहीं बेच सकते हो। अलग अलग ब्लॉकचेन को एक साथ लाने के लिए ये काम कर रहे हैं शायद से। इसको एटॉमिक स्वैप्स भी कहा जाता है, और लेयर 0 आई थिंक उसी पे काम कर रहा है। पहले ही 2-3 साल पहले ही बिटकॉइन टू लाइटकॉइन एटॉमिक स्वैप्स की सिस्टम लॉन्च हो चुकी है, और अभी रिसेंटली आई थिंक 15-20 दिन पहले मोनेरो टू बिटकॉइन और बिटकॉइन टू मोनेरो, ये एटॉमिक स्वैप्स की सिस्टम भी लॉन्च हो गई है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इनका भी कुछ ना कुछ बड़ा ऑपरेशंस बाहर आएंगे धीरे धीरे। इसमें किसने किसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मल्टी कॉइन कैपिटल और बाइनेंस लैब्स। तो बाइनेंस हमेशा अभी फिर से यहाँ पे भी आगे है, जैसे कॉइनबेस भी हमेशा बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वैसे बाइनेंस भी कर रहा है। डेपर लैब्स लीड्स $5 मिलियन सीड राउंड फॉर म्यूजिक एनएफटी प्लेटफॉर्म रिकॉर्डशिप। तो रिकॉर्डशिप नाम का एक नया म्यूजिक एनएफटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, जहाँ पे आप म्यूजिक को कन्वर्ट कर सकते हो एनएफटी में और उसको बेच सकते हो, उसको रेंट पे दे सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस वहाँ पे है। तो उन्होंने अभी $35 से $40 मिलियन खड़े कर 40 करोड़ रुपए खड़े कर लिए हैं सीड राउंड के थ्रू, और उसमें इन्वेस्टमेंट किया है डेपर लैब्स ने। ऑल द बेस्ट टू रिकॉर्डशिप, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। चाइना स्टेपिंग अप कैंपेन अगेंस्ट हिडन क्रिप्टो माइनर्स। तो अभी जो ऑलरेडी एक बार हो गया है, 2 बार हो गया है, 3 बार हो गया है, अभी फिर से ये लोग और एक बार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे छुप के माइनिंग कर रहे हैं। उनके माइनिंग फार्म शायद से ये लोग बंद कराएंगे कुछ ना कुछ करके, और पूरे दुनिया को फायदा होगा क्योंकि माइनिंग और डिसेंट्रलाइज होगा। अगली न्यूज को देखते हैं। बिटकॉइन पुल्स बैक अहेड ऑफ 50K रेजिस्टेंस सपोर्ट एट 46,000। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि $50,000 के आसपास रेजिस्टेंस है और $46,000 के आसपास सपोर्ट है। अभी फिलहाल हम लोग 47,500 के आसपास खेल रहे हैं। यहाँ से आगे जाता है नीचे जाता है, देखने की चीज है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ये जबरदस्त न्यूज है। कैनेडाज मैड मैक्स सपोर्ट्स बिटकॉइन, सेज आई हेट हाउ सेंट्रल बैंक्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर मनी एंड इकोनॉमी। तो ये है एक्चुअली पुराने कैबिनेट मिनिस्टर है, इनको नाम दे दिया गया है मैड मैक्स, क्योंकि ये मैगजीन वर्नियर नाम है इनका। मैड मैक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जोरदार डिसीजंस लेते थे। तो इनका अभी कहना है कि आई सपोर्ट बिटकॉइन एंड आई हेट हाउ सेंट्रल बैंक्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर मनी एंड इकोनॉमी। तो सेंट्रल बैंक्स के बारे में मैं जो कहते आ रहा हूँ अब तक, अभी ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, ये कह रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो है वो कंटिन्यूअसली मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं। रादर मनी नहीं कहना चाहिए इनके पैसों को, इनको करेंसी कहना चाहिए, चलन कहना चाहिए। तो करेंसी प्रिंटिंग कंटिन्यूअसली होने की वजह से करेंसी सप्लाई बढ़ते जा रहा है। ऊपर से ये करेंसी इशू करके अपने दोस्तों में बांट रहे हैं, या फिर जो कहना है वो कह लीजिए, करेंसी इशू करके बॉन्ड खरीद रहे हैं कंपनियों के, करेंसी इशू करके शेयर्स खरीद रहे हैं, यहाँ जाके करेंसी इशू करके गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, ताकि मार्केट में पैसा आते रहे। जितना ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा उतना इन्फ्लेशन हिट होगा। हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे अंकल आंटी जो है, जो सेविंग करके बैठे हैं, एफडी में डाल के रखे हैं पैसे, उनके एफडी में से या फिर उनके बेसिक पैसों की जो परचेसिंग पावर है वो कम होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मनी प्रिंटिंग बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें इनको पता है, और जिसको पता है वो यूजुअली क्रिप्टो करेंसी की दिशा में थॉट प्रोसेस लेके जाता है। नॉर्मली यही हुआ है इनका। आप भी थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए कि क्या होता है, जीडीपी टू डेट रेशियो क्या है,
या फिर भारत का जीडीपी टू डेट रेशो क्या है, अमेरिका का कितना है, जापान का कितना है, ये सारी चीजें आप जब चेक करोगे तो ऑफ कोर्स आपकी थॉट प्रोसेस में पक्का बदलाव आएगा। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी कि भारत में जब बच्चा पैदा होता है, अभी समझो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके सर पे कितना कर्जा है ऑलरेडी, उसके सर पे ऑलरेडी 50-60 हज़ार रुपए कर्जा है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो जो डेफिसिट जो हम लोग बोलते हैं, डेफिसिट स्पेंडिंग जो है, वो कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं से ला के गवर्नमेंट को वापस देना है, कहीं ना कहीं कहाँ पे वापस देना है, सेंट्रल बैंक को, राइट। तो ये जो चीजें हो रही हैं या फिर ये जो सिस्टम बनाई गई है, ये आधी अधूरी सिस्टम मुझे लगती है। पता नहीं आपका थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जरूर पढ़ाई करने लायक चीज है। पक्का इसमें थोड़ा तो रिसर्च कीजिए, जीडीपी टू डेट रेशो चेक कीजिए, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम चेक कीजिए, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मतलब क्या है चेक कीजिए, कितना रिजर्व रेशो है ये भी चेक कीजिए अलग अलग कंट्रीज का, कितना इंटरेस्ट रेट है अलग अलग कंट्रीज में वो भी चेक कीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या फर्क है, क्या चल रहा है दुनिया में। अगली न्यूज देखते हैं। Bridgewater's Ray Dalio warns regulators will kill Bitcoin if the crypto becomes really successful। अब ये साहब जो हैं ये कह रहे हैं, ये है दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के ओनर या फिर हेज फंड के मैनेजर कह सकते हो आप, या फिर हेज फंड को हेड करने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है ब्रिजवाटर। तो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि जो लोग सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है या फिर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम उनके करीब है, रिश्तेदार हैं उनके, उनको हेल्प करते हैं, इसीलिए वो इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी हेल्प लेके पहुंचे होंगे, ही मस्ट बी अ वेरी स्मार्ट गाय, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं से ये दिखाना कि वी आर टू बिग टू फेल, प्लीज बेल अस आउट, ये सारी जो भीख मांगने वाली चीजें हैं जो अभी भी हो रही हैं, एक दूसरे कंट्री में, चाइना में हो रही है, हांगकांग पे वो दूसरे एक कंपनी का टोटली क्रैश हो रहा है, राइट। तो ये होते ही रहता है। और कितने बैंकों को कितना देके बेल आउट किया गया था, कितने फंड्स को कितना देके बेल आउट किया गया था, ये डिटेल्स अभी भी फेडरल रिजर्व ने नहीं दिया है। ओके, तो 2008 से लेके अब तक फेडरल रिजर्व ने कितना प्रिंटिंग किया है, वो कितना प्रिंट करके कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बांटा गया है, ये डिटेल अगर आपको कहीं से मिल पाएंगी तो आप समझ पाओगे कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं और क्यों बातें कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के जो करीब है, जिनको उसका फायदा होता है, वो हमेशा बुरी बातें कहेंगे, राइट। जैसे ये साहब हो गए, रे डेलियो साहब। फिर जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है पूरी दुनिया के, वॉरेन बफेट माना जाता है, ही सेज बिटकॉइन इज रैट पॉइजन स्क्वायर्ड। तो तो इनकी बातें उनकी जगह पे रहने दीजिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आपको सिंपली ये बताता हूँ कि बिटकॉइन को स्टॉप करना इम्पॉसिबल है, आप बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को भी स्टॉप नहीं कर सकते हो। रेगुलेटर्स सिर्फ जाके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को स्टॉप कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत पहले से कि एक्सचेंजेस में पैसे रखना कम करो। एक्सचेंजेस में जैसे मतलब आप सुनार के पास जाते हो, समझो एक अंगूठी ले लिया आपने आधा तोले की, तो वो लेके आप बाहर निकलते हो वहां से दुकान से, या फिर उसी के पास रख देते हो संभालने, राइट। तो एक्सचेंज में से जो भी खरीदना है खरीद लो और अपने वॉलेट में संभाल के रखो। एक्सचेंज का जो है, एक्सचेंज अच्छा भी हो सकता है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सारे एक्सचेंजेस बुरे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अपना वॉलेट में रखो, अपना अपना संभाल के, वॉलेट का अच्छा बैकअप ले लो, बैकअप फ्रेज मल्टीपल टाइम्स लिख के रखो, उसको चेक भी कर लो वेदर वो रिस्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बैकअप फ्रेज यूज करके, और उसके बाद ही वॉलेट में रखना शुरू करो। आपको किसी के डर की जरूरत नहीं है, कोई आपके फंड्स को यहाँ से वहां हिला नहीं सकता है, आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है जितना ये सब बोल रहे हैं, राइट। अगली न्यूज देखते हैं। यूएस सीनेटर वॉरेन प्रेसेस एसईसी टू एड्रेस क्रिप्टो एक्सचेंज आउटेजेस, हाई ट्रांजैक्शन फीस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अभी इनको क्या कहा जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये एसईसी हर तरफ से इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, इनको लेटर भेजते हैं एसईसी के गैरी जेंसलर, फिर गैरी जेंसलर को ये लेटर भेजती है, पता नहीं कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन एक ही सीनेटर हर बार गैरी जेंसलर से कम्युनिकेट करती है, और गैरी जेंसलर फिर आगे बोलते हैं कि हमें सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरा का पूरा हम ही संभालेंगे। तो ये सब बहुत अजीब गरीब चीजें हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक ऐसी चीज है नॉर्मली जो 24/7/365 चलती है, राइट। तो उसमें अगर 4-5 घंटे का अगर आउटेज आ गया, उसमें अगर कुछ घंटों का मेंटेनेंस आ गया, तो इनको क्या प्रॉब्लम है। आप तो ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस जो पुराने जमाने के उनको चलाते हो, NYSE हो गया, BSE हो गया, व्हाटएवर जो भी है। तो स्टॉक मार्केट आपको चलता है कि वो 7-8 घंटा काम करे, 6 घंटा काम करे, 5 घंटा काम करे, और वीकेंड पे बंद भी रहे, वो आपको चलता है। लेकिन जो 24/7/365 काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा आउटेज लेके मेंटेनेंस अगर वो कर रहा है, तो वो आपको नहीं पता, वो नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये अलग ही इनका पॉइंट्स है, ठीक है। हाई ट्रांजैक्शन फी क्यों है?
क्योंकि ये नया सिस्टम है, लिमिटेड जगह है हर एक ब्लॉक में, और उस ब्लॉक में अगर 2 लाख लोग कोशिश कर रहे हैं, 1000 ट्रांजैक्शन उसमें आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख ट्रांजैक्शन की कोशिश है, वहां पे मेम पूल भरा पड़ा हुआ है, तो माइनर्स वही ट्रांजैक्शन उठाएंगे जिसमें ज्यादा फीस हो, राइट। तो ये एक टोल बूथ जैसा आप समझ लीजिए, आपको स्लो हाईवे लेके जाना है 10 घंटों में, या फिर फास्ट लेन में से जाना है टोल भर के 3 घंटे में, 4 घंटों में, तो वैसा ही है, टोल लगेगा ही लगेगा थोड़े दिन के लिए। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन तब होगा जब आप जो बहुत भयंकर वाला रेगुलेशन है उसको आप ना थोपे। अगर वो रेगुलेशन थोप के 100 में से 50 एक्सचेंज या फिर 60 एक्सचेंज आप बंद करवा देते हो, उसके बाद कहाँ से आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। छोटे मोटे एक्सचेंजेस जो है वो चालू रहेंगे, तभी तो लोग जाके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, नुकसान होगा थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप सॉफ्ट रेगुलेशन रखोगे और हर एक बंदे के पीछे नहीं भागोगे जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। तो अजीबोगरीब इनके डिमांड से। अगली न्यूज देखते हैं। शार्क टैंक स्टार केविन ओलियरी एक्सपेक्ट्स $1 ट्रिलियन फ्लोइंग इनटू बिटकॉइन। अभी इतना आएगा नहीं आएगा ये क्रिप्टो करेंसीज में मुझे नहीं पता, लेकिन $1 ट्रिलियन अगर सिर्फ बिटकॉइन में आ जाता है तो उसका वैल्यूएशन काफी बढ़ जाएगा। अभी ऑलरेडी वो $902 बिलियन पे है, तो और थोड़ा सा ऐड हो जाएगा तो 1 ट्रिलियन तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो $1 ट्रिलियन अगर ऐड होते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ओवरऑल परचेसेस होके, तो मार्केट 7-8 ट्रिलियन मार्केट कैप तक चला जाएगा। मतलब अभी जो है उससे 4 गुना 5 गुना जा सकता है, और उतना पहुंच जाने के बाद इट विल बी इक्वल टू द गोल्ड्स मार्केट कैप, राइट। तो इंटरेस्टिंग थॉट है ये, लेकिन इतना पैसा अचानक उसमें फ्लो होगा नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। Elon Musk's new puppy tweet sends Shiba Floki token soaring. Floki jumps more than 900% in 24 hours. तो Shiba Floki नाम का और एक टोकन है, जैसे Shiba Inu था वैसे ही, या फिर बेबी डोज, वैसे ही Shiba Floki टोकन है। इन्होंने Elon Musk ने सिर्फ एक ट्वीट किया फ्लोकी हैज अराइव्ड करके तो इन्होंने स्ट्रेट अवे लोगों ने परचेस करना शुरू कर दिया और 900% की ग्रोथ हो गई उस टोकन की प्राइस में 24 घंटों में। आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट ये अभी भी हो रहा है क्रिप्टो में। ये एक फनी थॉट भी है और एक ग्रोथ भी लोगों को मिल रही है उसकी वजह से। सोलाना रिस्टार्ट्स मेननेट। तो सोलाना का क्या हो गया था, सोलाना बीच में कल ही उसका 7 आवर्स का आउटेज हो गया था, मेननेट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि 3-4 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड ऐड हो रहे थे उसके सिस्टम में। एक अटैकर था, कौन था पता नहीं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। तो अभी उन्होंने मेननेट को रिस्टार्ट कर लिया है, सोलाना लाइव हो गया है। फिर भी कंप्लेंट्स वगैरह तो आते ही रहेंगे, इसका प्राइस भी गिर गया है, 15-16% से प्राइस भी गिर गया है। लेकिन ये थोड़ा बहुत होगा, इसी में से लोग सीख के आगे जाएंगे, डेवलपर्स उसमें सीख के अभी नया डेवलपमेंट करेंगे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। कार्डेनो सक्सेसफुली अप्लाइज अलोंजो हॉट फोर्क एड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज टू इट्स ब्लॉकचेन। तो अच्छा न्यूज तो यही था कि कार्डेनो का अलोंजो हॉट फोर्क जो प्लान था वो हो गया है इम्प्लीमेंटेशन, और अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप यूज कर सकते हो कार्डेनो में। तो जरूर इसका पढ़ाई कीजिएगा और कार्डेनो में डेवलपमेंट की कोशिश कीजिएगा। ये भारत की न्यूज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्लॉक्स पेमेंट्स टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम कोई पेमेंट नहीं रोकेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की, लेकिन उन्होंने फ्रीडम दे दिया था बैंक्स को कि आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। और एसबीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म से पेमेंट्स रोकने का आदेश दे दिया है, या फिर रिक्वेस्ट कर दिया है पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज को कि हमारे थ्रू मत जाने दीजिए कोई भी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को। अब इसको क्या कहा जाए पता नहीं, उनको अलाउड है, उनको फ्रीडम है क्या करना है, उनका प्लेटफॉर्म कौन यूज कर सकता है कौन नहीं यूज कर सकता है वो उनके हाथ में है। लेकिन इंडिया के जो 1.7 करोड़ या फिर 2 करोड़ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स है, उनको भी फ्रीडम है, वो अपना अगर उनका क्रिप्टो में, अगर वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में अगर पैसा नहीं भेज पा रहे हैं एसबीआई के थ्रू, तो शायद वो लोग वहां से पैसे निकाल के किसी एक्स बैंक में, वाई बैंक में डाल सकते हैं, या फिर एसबीआई की जाने दीजिए, अगर एक्स बैंक ने बना कर दिया तो शायद से वाई बैंक में डालेंगे, वाई बैंक ने मना कर दिया तो शायद से जी बैंक में अपने पैसे डाल के वहां से काम चलाएंगे। तो ये मार्केट मूव हो जाएगा अगर 2 करोड़ लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एक्स बैंक का यूज नहीं करना है, वाई का यूज करना है, या फिर वाई का यूज नहीं करना है, एक्स का नहीं करना है, जेड का भी नहीं करना है, हमें ए बैंक का यूज करना है। अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं और ऐसी मूव अगर होती है मार्केट में, तो पूरा मार्केट हिल जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ लोग बहुत कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट को बड़े पैमाने पे। और यही कभी ना कभी होगा, देखते हैं आगे जाके, मतलब कब लोगों को ये मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है ये मुझे नहीं पता, लोग कब इतने सजग हो जाएंगे, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा नहीं पता। लेकिन इन शॉर्ट यही है, ये
ये थॉट आता है माइंड में कि कभी ना कभी रेगुलेटर्स और सेंट्रल बैंकिंग के जो ये सब प्लेयर्स हैं, इनको कभी ना कभी समझ में आ जाएगा कि एक्सचेंजेस को हैंडल करना इजी है, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लोग चले जाएंगे या फिर पीयर टू पीयर सिस्टम्स प्योरली यूज करना शुरू कर देंगे डेक्स के थ्रू या फिर डीफाई के थ्रू, तब जाके रेगुलेटर्स को बहुत कठिन हो जाएगा इन चीजों को हैंडल करना। तो उससे अच्छा है कि एक्सचेंजेस जो काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए अच्छे से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, अच्छा रेगुलेशन लेके आइए, अच्छा लीगल क्लैरिटी लेके आइए, अच्छा टैक्सेशन क्लैरिटी लेके आइए। उससे ही फायदा होगा, भारत की इकोनॉमी में भी पक्का ग्रोथ होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑलरेडी $2 ट्रिलियन के भी ऊपर पहुंच गया है, और ग्रोथ होगी अगर यहाँ पे काम चलेगा अच्छे से लीगल तरीके से और अच्छा क्लैरिटी अगर होगा। तो बाहर की बड़ी कंपनियां भी भारत आएंगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा होगा, यहाँ पे एक्सचेंजेस को फायदा होगा, वॉलेट सर्विसेज आएंगी, और यहाँ पे यूथ को अच्छे जॉब्स मिलेंगे, बहुत हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगे। अच्छी चीजें हो सकती हैं आगे जाके अगर ये सारी क्लैरिटी मिल जाए भारत में। इसी अच्छे नोट पे आज का एपिसोड हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज मैं आपको अलविदा कहने से पहले जस्ट मैं एक बार coinmarketcap.com जाके रिफ्रेश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि 16 सितंबर 2021 को शाम को 8:30 बजे बिटकॉइन था $47,647 पे, मतलब $47,647 पे बिटकॉइन था। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको अलविदा कहता हूँ आज के एपिसोड से। कल के एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड ऑर्डर। बाय गाइज।